नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। जनरल नॉलेज का आज का हमारा टॉपिक है और जिसमें टॉप 20 प्रश्न सम्मिलित किए हैं। अति महत्वपूर्ण दमदार प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं जो कि आपके पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं हूँ आपके साथ में प्रेम शंकर कश्यप। स्वागत करता हूँ आपका। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, एक करके प्रश्न देखेंगे, साथ में कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए प्रश्न है हमारा, वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है उत्तल, बी है आपका अवतल, सी है पारदर्शी या डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, हमारा बिल्कुल करेक्ट है, अवतल। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अवतल और उत्तल में अंतर आप समझिए। अवतल दर्पण होता क्या है, देखिए जिनका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है वो कहलाते हैं आपके अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर्स, ठीक है ना। और जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वो कहलाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो प्रश्न हमारा था वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन उत्तल, अवतल, पारदर्शी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो इन दोनों का, तो अवतल दर्पण होता है जिनका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होते हैं। और उत्तल दर्पण वो होते हैं जिनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, वो आपके उत्तल दर्पण होते हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास में 41 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है हमारा 37 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट्स देखिए इस प्रश्न के। देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, जो सामान्य टेम्परेचर रहता है मनुष्य के शरीर का, वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर इसे फ़ारेनहाइट में इनको डिजिट्स को कन्वर्ट करें तो ये फ़ारेनहाइट्स में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो चाहे आप 37 डिग्री सेल्सियस बोल लीजिए या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल लीजिए, ये दोनों डिजिट आपकी समान ही होती हैं, ठीक है ना। और अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए जब शरीर का तापमान इस स्तर से ऊपर चला जाता है तो ये स्थिति आपकी बुखार की हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस अगर आपका शरीर का तापमान नॉर्मल इंसान का रहता है, अगर इससे आपका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो बुखार की स्थिति हो जाती है वो। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, वायुयानों की टायर में कौन सी गैस भरी होती है। देखिए प्रश्न है, वायुयानों की टायर में कौन सी गैस भरी होती है। वायुयान मतलब हवाई जहाज जो है हमारे, इनके टायर में कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन है हमारे पास में हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है हमारा हीलियम। वायुयानों के टायर्स में हीलियम गैस भरी होती है। जानेंगे हीलियम के बारे में। देखिए हीलियम हीलियम एक रासायनिक तत्व है, एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। देखिए ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तभी ये पहियों में यूज हो रहा है। और इससे पहले अगर हम बात करें वायुयानों के टायर्स में तो हाइड्रोजन गैस पड़ती थी। और हाइड्रोजन गैस चूँकि थोड़ी ज्वलनशील होती है, इसलिए इसका यूज अब बंद कर दिया गया है। इसका स्थान पे अब हीलियम का यूज होने लगा है, ठीक है ना। तो हीलियम गैस कम ज्वलनशील होती है, बिल्कुल ही ज्वलनशील नहीं होती है, तो इसीलिए हीलियम का यूज हो रहा है। तो अभी हमने एक पॉइंट्स अभी डिस्कस किया,
हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था में होता है। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें एक ये है, यह एक निष्क्रिय गैस है यानी कि अक्रिय गैस है तथा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन यानी कि नॉन टॉक्सिक भी है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक यानी एटॉमिक नंबर आपका इसका 2 है, ठीक है ना। ये एक नोबल गैस है, ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और विषहीन है यानी कि नॉन टॉक्सिक गैस है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक ये 2 है, ठीक है ना। तो उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न था हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है आपके नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन, डायोड आधारित या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया होती है, इस पर आधारित है यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके। देखिए जब देखिए ये हमारे एक करके नाभिक मिलते जा रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर ये 4 हुए। कितनी तेजी से अगर ये मिल रहे हैं तो ये एक एक दूसरे से ये जुड़ते जा रहे हैं। 1 से 2 बने, 2 से 3, 3 से 4 और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि कुछ ही सेकंड्स में ये लाखों करोड़ों में बन जाते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है और फिर ये एक विस्फोट का रूप ले लेता है, ठीक है ना। ये डायग्राम से हमने समझा। और बात करते हैं अब इसके कुछ पॉइंट्स पे। देखिए जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर यानी कि वो जुड़ जाते हैं और दोनों जुड़ के भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी नाभिकीय संलयन। देखिए ये एक छोटा सा एक नाभिक था और 2 हल्के हल्के जुड़ गए तो ये 2 नाभिक आपके बन गए और ये दोनों नाभिक बने, ये जुड़ने की प्रक्रिया हुई, ये आपकी कहलाई नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ये नाभिकीय संलयन ऐसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि परमाणु जो है परस्पर एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, नाभिक एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है, इतनी फास्ट होती है कि कुछ ही सेकंडों में ये लाखों करोड़ों की संख्या में ये संलयन होता जाता है। इसीलिए ये काफ़ी विनाशकारी होती है, काफ़ी बड़ा धमाका होता है इसमें। तो यही प्रोसेस जो है आपका हाइड्रोजन बम में यूज की जाती है। देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, सूर्य के निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिमाण है, ठीक है ना। सूर्य इतनी तेजी से दमकता है, सूर्य की इतनी तेजी से तपन होती है, हम इतनी दूर रहते हैं अपनी पृथ्वी पे, सूर्य काफ़ी करोड़ों किलोमीटर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन वहाँ से इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी आती है कि काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हो जाता है। तो ये सब सूर्य की गर्मी किस कारण है, तो ये आपके नाभिकीय संलयन के कारण है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे में कंबाइन होते रहते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है जिससे कि ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती रहती है और आपका सूर्य निरंतर अपनी ऊर्जा देता रहता है। तो हमारा मेन पॉइंट था कि हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आपकी नाभिकीय संलयन होती है। और नाभिकीय संलयन के बारे में हमने 2-3 पॉइंट आपने देखे, एक डायग्राम के माध्यम से अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, आकाश के तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आकाश के तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए जब भी हम अगर छत पे लेटे हैं या बाहर कहीं पे जा रहे हैं घूमने तो हम लोगों ने आकाश जरूर देखा होगा। आकाश पे हम लोग देखते हैं तो एक टमटमाना सा नज़र आता है प्रकाश
का जो कि तारों की तरफ से प्रकाश आता है वो टमटमाता है। तो उसी पे आधारित ये हमारा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकाश के तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास अंधेरे के कारण, प्रकाश के संलयन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर हमारा डी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश के तारे टमटमाते हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। बात करें इसके कुछ पॉइंट्स की, देखिए तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है टमटमाते हैं। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टमटमाते हैं, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण टमटमाते हैं। देखिए तारे का प्रकाश जो है, तारे का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये निरंतर जो है अपवर्तित होता रहता है। यानी कि अगर कोई चीज़, अगर आप कोई पत्थर अगर ऊपर से फेंक रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे अगर आप समझें, अगर आप छत पे हैं, छत से नीचे की तरफ धरती की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं तो वो तेज़ी से गिर जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर तेज़ी से हवा चलती हो तो उसका जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे तारों का प्रकाश का भी है। अगर प्रकाश जो हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही तारों का प्रकाश आता है तो हमारे वायुमंडल में गैसों के परावर्तन के कारण ये जो है अपवर्तन हो जाता है इसका प्रकाश का, और हमें जो है तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। तो उम्मीद है बात समझ में आपके आई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, लेंस की क्षमता मापने का मात्रक कौन सा है? लेंस की क्षमता मापने का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में डायोप्टर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या मीटर। तो राइट आंसर है हमारा डायोप्टर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बाकी तीन ऑप्शन है आपके लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और मीटर। इन तीनों की अगर बात करें तो आपका लेक्टोमीटर जो है दूध में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा मापने हेतु यूज किया जाता है, ठीक है ना। और बाकी अगर हाइड्रोमीटर की बात करें आपके, तो हाइड्रोमीटर जो है आपका, हाइड्रोमीटर वह यंत्र है जिससे द्रवों के घनत्व जो है पढ़े जा सकते हैं, द्रवों के घनत्व जो है मापे जा सकते हैं, यानी कि पढ़े जा सकते हैं। और बात करें डी ऑप्शन आपके मीटर की, तो मीटर जो है आपकी लंबाई की नाप और माप के लिए यूज किया जाता है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हुए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स के थ्रू मैं कुछ और भी आपके प्रश्न हल कराते हुए जा रहा हूँ। तो 20 प्रश्न जो ज़रूर मैं करा रहा हूँ आपके इस वीडियो में, लेकिन आपके अगर देखा जाए तो आपके लगभग 50 प्रश्न आपके ऐसे ही हो जाते हैं। तो आप श्रोता ही देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे, क्योंकि हर एक का दिल रहता है कि करना चाहिए लाइक। अगर आपका लग रहा है कि आपको नॉलेज मिल रही है तो आप करिए लाइक, और अगर आपको लग रहा है कि आपके स्तर के नहीं है, आप ज़्यादा ये सब आपको प्रश्न आते हैं, तो जो है आप वीडियो ना देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि नॉलेज कैसी भी हो, चाहे सरल आपके प्रश्न हो, तो सरल प्रश्न भी आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे अधिकतर सरल प्रश्न ज़्यादा गलत कर देते हैं और कठिन प्रश्नों का तो अभ्यास करते रहते हैं वो, लेकिन सरल प्रश्न बीच बीच में भूल जाते हैं। और जबकि ये भूल जाते हैं वो कि सरल और कठिन प्रश्न एक ही, दोनों का एग्ज़ाम्स में नंबर आपको बराबर ही मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें कि सरल और गलत के चक्कर में ये कंफ्यूज अपने हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रश्न आप पढ़ते रहें, फटाफट नॉलेज आप लेते रहें, प्रश्नों की अभ्यास आप करते रहें, कहीं से भी करें अभ्यास करते रहें प्रश्नों का। निरंतरता ये होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग में जो है पढ़ाई हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो उद्देश्य हमारा यही है। तो प्रश्न हमारा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए मनुष्य का यानी कि ह्यूमन का
वैज्ञानिक नाम क्या है आपका सभी को पता होगा, सरल प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने आपको। होमो सैपियंस, डीएनए, हीमोग्लोबिन या हेटेरोसैपियंस? तो राइट आंसर है आपका होमो सैपियंस। तो देखिए अगला ये जो आपका बी ऑप्शन है डीएनए, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये आपके ब्लड में पाया जाता है। ब्लड आपका जो रेड दिखाई देता है, तो इसी की वजह से ही, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका रक्त जो है लाल दिखाई देता है। और जो आपके रक्त के थक्के जमते हैं उसमें जो है हीमोग्लोबिन काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा, इस तरह का आपका कम होगा, तो आपका रक्त का थक्का भी कम जमेगा। और अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अगर आपका अच्छा है तो आप में एनर्जी ज़्यादा होगी, आप जो है जल्दी थकान महसूस नहीं करेंगे। तो हीमोग्लोबिन के काफ़ी सारे सोर्सेस रहते हैं, आपको लेने चाहिए। और बात करें हेटेरोसैपियंस की, तो ये कोई वर्ड नहीं होता है, होमोसैपियंस आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब बात करें होमोसैपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है। तो ये अगर इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसका देखें तो पूरा यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और देखिए पढ़ लीजिए, यहाँ पे किंगडम है, यहाँ पे एनिमालिया, और फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है इसका मैमेलिया, ऑर्डर है इसका प्राइमेट्स, सब ऑर्डर है इसका हेपोर्निया। देखिए एक बार फिर से पढ़िए, सब ऑर्डर है इसका हेपोर्नी, और इंफ्रा ऑर्डर है इसका सिमिफॉर्म्स, फैमिली है इसकी होमिनिडी, सब फैमिली है इसकी होमिनिडी, ट्राइब है इसका होमिनिनी, जीनस है इसका होमो, स्पेसिस है होमोसैपियंस, ठीक है ना। और होमोसैपियंस की जो है नाम किसने दिया था, ये लीनियस ने 1758 में, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बात काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है आपके पास में सैमुअल क्रॉम्पटन, चार्ल्स वेवेज, रॉबर्ट बुनसन, जॉन डनलप। तो राइट आंसर है हमारा चार्ल्स वेवेज। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे, वहाँ के एमपी रहे थे। तो ऑप्शन है हमारे दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे सेंटेंस को, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के ये सदस्य रहे यानी कि एमपी रहे। यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनाइटेड किंगडम की संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो ये हम लोग नहीं बोलते हैं, ये ब्रिटिश लोग ही बोलते हैं, और ये ऑफिशियली बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है,
तो ब्रिटेन की संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है ना। तो आपका एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है, ब्रिटेन की संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है ना। और इनका बात करें 1892 से 1895 तक ये एमपी रहे, ठीक है ना। तो उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी, बात क्लियर यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। देखिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर मंदिर कहाँ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। पुष्कर राजस्थान, टनकपुर उत्तराखंड, कटरा जम्मू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पुष्कर राजस्थान में। देखिए, ब्रह्मा जी की पूजा जो है, ब्रह्मा जी के मंदिर पूरे भारत में एक ही है, और वो कहाँ पे है, वो है आपका पुष्कर में, पुष्कर राजस्थान में है। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर राजस्थान की कुछ पॉइंट्स देखेंगे पुष्कर के बारे में। देखिए, पुष्कर राजस्थान में विख्यात तीर्थ स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष पुष्कर मेला लगता है। अगर कहीं प्रश्न आता है आपका पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो आप लगाइएगा राजस्थान के पुष्कर जिले में लगता है, ठीक है ना। तो पुष्कर राजस्थान में विख्यात तीर्थ स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। ये राजस्थान के अजमेर जिले में है, ठीक है ना। अजमेर जिले से थोड़ी दूर पे पुष्कर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये मेला लगता है। पुष्कर को तीर्थों का मुख माना जाता है। देखिए, जितने भी तीर्थ हैं पुष्कर को तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उसी प्रकार पुष्कर को, यानी कि इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र के लेखक का नाम है। पंचतंत्र के लेखक का नाम है। काफ़ी ज़्यादा सरल प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में आया है, तभी हमने सम्मिलित किया है, क्योंकि सरल प्रश्न हमें हमेशा याद रखने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप सोचते होंगे आपको बहुत आसानी से आता है, लेकिन दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें ना आता हो। तो पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास रोहित शर्मा, विष्णु शर्मा, दीनानाथ या चाणक्य। तो राइट आंसर चेक कीजिए अपना। जिन बच्चों ने बी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर है बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है, विष्णु शर्मा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे, मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। देखिए, मैडम क्यूरी जो रेडियो एक्टिव इन्होंने तत्व खोजा था, तो वही वाली मैडम क्यूरी हैं ये। मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2 बार, 1 बार, नोबेल नहीं मिला, या 3 बार। तो देख लेते हैं पहले तो राइट आंसर इसका। देखिए, मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपका ये ऑप्शन सही है, 2 बार। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और देखिए कब कब हुआ इन्हें, मैडम क्यूरी को देखिए 1903 में प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ, भौतिकी के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए। और दूसरी बार कब मिला, 1911 में। वो क्यों मिला, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडियो एक्टिव तत्व की इन्होंने खोज की थी, तो वही जो है उसी कारण जो है इन्हें दोबारा फिर से मिल गया 1911 में, ठीक है ना। तो बात आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, डॉलर, टका या यूरो। तो राइट आंसर है हमारा सी, टका। बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है वो टका में काउंट होती है, यानी कि उनकी मुद्रा टका है, ठीक है ना। और बात करें रुपया की, तो रुपया आपका भारत में चलता है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनका रुपया है, लेकिन हमारा रुपया है। तो हमारा पहला जो है भारत का रुपया है। और बी ऑप्शन डॉलर, डॉलर जो है
आपका यूरोप में चलता है। अमेरिका का भी अपना एक डॉलर है, अमेरिकी डॉलर में उसका जो है नाम आता है। और अधिकतर सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर नाम ही अमेरिकी डॉलर ही बोला जाता है, जबकि डॉलर अलग करेंसी है, अमेरिकी डॉलर अलग करेंसी है। तो ये जो है आपका यूरोप में चलता है। और यूरो यूरो जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की मुद्रा है, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं तो वो जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मिला के उनकी एक ही मुद्रा उनकी बनी हुई है, जिसे यूरो नाम दिया गया है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी, कुछ कंट्री जो है यूरो से अलग होना चाह रही थी, यानी कि वो अपनी मुद्रा खुद बनाना चाह रही थी, उसे कुछ अपना नाम देना चाह रही थी, इसलिए वो यूरो से हटना चाह रही थी। तो यूरो में गिरावट आ रही थी उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने हटना बाद में स्वीकार नहीं किया, इसीलिए ये अभी तक स्थायी है। तो आपने देखा होगा रुपया, $1 के मुकाबले रुपया जो है अभी 70-71 रुपये के आसपास आ रहा है, यानी कि $1 में आपका 70 रुपये के आसपास बनता है। और यूरो की बात करें तो 100 रुपये के आसपास आ रहा है, 95 या 100 के आसपास। अगर 1 यूरो है तो आपको 95 या 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो राइट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये मैंने अभी बता ही दिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद आता है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र जो है ये दूसरे नंबर पे है। और उत्पादकता की दृष्टि से तमिलनाडु 100 टन से अधिक प्रति हेक्टेयर के साथ प्रथम स्थान पे है। देखिए, चूँकि उत्तर प्रदेश जो है भारत में पहले स्थान पे जरूर है उत्पादन के मामले में, लेकिन अगर कम जगह की बात करें, कम जगह में ज़्यादा पैदावार कौन सा दे रहा है? तमिलनाडु दे रहा है करके। गन्ने की कम जगह में, अगर मान लिया अगर आपका 1 बीघा खेत है तमिलनाडु में और वो आपको 10 कुंटल, एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ, 10 कुंटल जो है आपको गन्ना दे रहा है तो 1 बीघा में, और वहीं आपका उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में आपका 6 कुंटल निकल रहा है। तो ये जो है क्वांटिटी यहाँ तमिलनाडु में ज़्यादा रही, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में खेती होती है गन्ने की, इसीलिए यहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा है। तो बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है मुझे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जापान की मुद्रा का नाम बताइए। फिर से एक सरल प्रश्न आ गया, येन, युआन, रुपया या डॉलर। तो राइट आंसर है येन। जापान की मुद्रा जो है होती है कौन सी? येन होती है। युआन की बात करें ये चाइना की है, रुपया भारत का है, डॉलर आपका यूरोप में चलता है, अमेरिका। और बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है? पुणे, मेरठ, बदायूं या देहरादून। तो राइट आंसर हमारा डी। देखिए, देहरादून में स्थित है, यहाँ पे जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। और देखिए, बात करें अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, ये होती क्या है? तो ये भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है, यानी कि यहाँ पे कैडेट जो है रैंक के अफसर निकलते हैं, काफ़ी बड़े अफसर यहाँ से निकलते हैं। अफसर रेंज जो ऑफिसर रहते हैं उनका प्रशिक्षण जो है यहीं पे होता है, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के परिसर में वहीं पे इनका प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि देहरादून में है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो ये जो है सक्रिय है 1932 से अभी तक, और अपने देश में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। और शाखा की बात करें, किसकी शाखा है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं की शाखा है, और इसके अंतर्गत भूटान आर्मी के भी प्रशिक्षण होते हैं।
और भूमिका जो है अधिकारी लेवल की इसमें प्रशिक्षण होता है, मुख्यालय इसका देहरादून में है। और आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन की बात करें तो वेलर एंड विजडम जो है इसका आदर्श वाक्य है। सेनापति यानी कमांडेंट जो है, कमांडेंट जनरल, अभी इसके बात करें तो जनरल एस के झा है, एस के झा है। तो ये आपका करंट अफेयर भी है एक हिसाब से। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, अच्छे से प्रश्न हुआ होगा आपका। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन, इंफॉर्मेशन बाइनरी मशीन, या इंस्ट्रक्शन बिगिनर मशीन। तो राइट आंसर है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि अमेरिका बेस्ड है, अमेरिका की काफ़ी बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। और यहाँ पे जो है करीब करीब 3.5 लाख के आसपास कर्मचारी काम करते हैं इस कंपनी में। तो अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट एम्प्लॉय इसके अंतर्गत काम करते हैं। देखिए अमेरिकी कंपनी है ये, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई ये कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? यूएस है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे आपके समझ में आई होगी, उम्मीद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो प्रश्न तो आपने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। तो लेकिन ये पंचतंत्र नहीं है, यहाँ पे पंचशील का जिक्र है। और पंचशील समझौता जो है पंचतंत्र से बहुत अलग है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे अलग है। पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत म्यांमार, भारत नेपाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। और क्यों हुआ? देखिए पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1954 को हुआ था, जिसमें 5 वादे एक दूसरे से हुए। जिसमें एक था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रहेगी। दूसरा था अनाक्रमण नीति, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा समानता एवं पारस्परिक लाभ, तथा 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 जो है पंचतंत्र समझौते के पॉइंट्स थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है हुगली, यमुना, कृष्णा या कावेरी। तो राइट आंसर है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात करें अगर हुगली नदी की, तो हुगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। हुगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। और इसकी गहराई औसतन 32 फीट आती है, 32 फीट। और लगभग 250-300 जो है मैक्सिमम इसकी गहराई जाती है। तो अगर आप देखा जाए तो इसके अगर फीट में देखें तो लगभग 100 फीट के आसपास तो इसकी औसत गहराई आ रही है। और लगभग 350 फीट के आसपास ये इसकी जो है मैक्सिमम गहराई रहती है। और हुगली नदी के तट की बात करें तो हुगली नदी का तट के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, और कोलकाता का बंदरगाह भी यहीं पे है। तो जिसको पूर्व का लंदन कहा जाता है। देखिए एक वाक्य यहाँ पे आया, पूर्व का लंदन। कि अगर प्रश्न आ जाए पूर्व का लंदन किसे कहा जाता है, तो ये कोलकाता के बंदरगाह को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हुगली नदी के तट पे कोलकाता का बंदरगाह स्थित है, जिसको पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपके। देखिए अगला प्रश्न आ गया,
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है हमारा डी, यानी कि केरला में। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, केरला में होता है। देखिए, विश्व के प्रमुख रबर उत्पादक देशों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले स्थान पे है थाईलैंड, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे मलेशिया, चौथे नंबर पे हमारा भारत है। यानी कि विश्व में हमारा रबड़ उत्पादन के मामले में चौथा स्थान है। पाँचवें पे चीन है, छठे पे श्रीलंका है। तो ये भी मैंने उचित समझा, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट हमने डिस्कस करे। और बात करें अगर भारत में कौन सा राज्य जो है नंबर 1 पे है, तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है। तो देखिए, केरल यहाँ पे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आपका तमिलनाडु है, तीसरे पे आपका कर्नाटक है। तो यहाँ पे मैंने आपको विश्व के बारे में भी बताया कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, और यहाँ पे भारत के अंदर भी मैंने बताया कि आपको कौन सा राज्य पहले स्थान पे, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरे पे। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से। देखिए, यहाँ पे आके हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने इसका अच्छे से अभ्यास किया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। जब आप पेपर देने बैठेंगे तब आपको मेरी याद आएगी कि ये प्रश्न हमने सर से पढ़ा था। तो उस टाइम पे आप मुझे ज़रूर याद करोगे। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो, और समय जो है हम आपका कम से कम खर्च कराएं। तो देखिए, वीडियो में अच्छे लेवल के प्रश्नों का समावेश किया गया था। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारे नॉलेजेबल, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ मैं जो है आपके साथ शेयर करूंगा। और इन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने अगर जो भी दोस्त हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बस इतना से ही बात थी, कहना था। आपका 20 प्रश्न आपके हो गए फटाफट। और हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात जरूर कहता हूँ, समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें, क्योंकि आज अगर समय निकल गया तो कल ये आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत देर पढ़ाई ज़रूर करें। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।